ओके, तो हम लोग क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे। तो अब स्ट्रक्चर वाला जो क्लासिफिकेशंस था वो क्या है कि दो तरह से उसमें है, फिब्रस एंड ग्लोबुलर। थोड़ा पढ़ लिए थे पहले भी। तो फिब्रस में क्या था, इलोंगेटेड टाइप फाइबर लाइक था, लंबा जैसा अगर कुछ दिख रहा है तो उसको क्लासिफाई किए हम लोग फिब्रस में, और जो स्फेरिकल है या गोल जैसा है उसको हम लोग ग्लोबुलर में। अब दोनों में अलग डिफरेंस क्या है, वर्किंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। वर्किंग प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि वर्किंग प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि जो ग्लोबुलर वाला पार्ट है वो काफी डायनेमिक है, मतलब काफी तेज तरह से आपके बॉडी में काम कर रहा है, तो ज्यादा बायोलॉजिकल फंक्शन दे रहा है। दूसरा, इसको रिवर्स भी ले सकते हैं कि ज्यादा बायोलॉजिकल फंक्शंस दे रहा है, तो इसका क्या है कि वो बहुत तेजी के साथ आपके बॉडी में मूव कर रहा है। बट फिब्रस इसके जस्ट विपरीत है, उसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो कम है, बहुत कम है बायोलॉजिकल फंक्शंस। और क्या है कि उसी टाइप का स्टैटिक इन नेचर है, स्टैटिक मतलब एक जगह ही रहने वाला टाइप का है, सिंपल स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब दोनों का एग्जांपल जब हम देते हैं तो फिब्रस प्रोटीन मेनली केराटिन प्रोटीन, केराटिन कहने का मतलब केराटिन कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, हेयर में प्रेजेंट है, बाल में। हेयर में प्रेजेंट है। केराटिन प्रोटीन मेनली हेयर में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हेयर का ग्रोथ कर रहा है। उसके अलावा क्या यूज है, तो आप जब यूज में जाएंगे तो बहुत कम यूज देखेंगे, बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल फंक्शन इसका नहीं है। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल जब आप लेते हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, तो एंजाइम्स का कितना वास्ट यूज है, एंजाइम चैप्टर में आपने पढ़ा है, हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे कि बॉडी में जितना भी एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें एंजाइम्स का फंक्शन है, हार्मोन्स का फंक्शन है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है हमारा कि काफी डायनामिक इन नेचर है, उसके बाद उसका बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल फंक्शंस है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? नो मैम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स कंप्लीट है। आई थिंक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, इजिली लिख सकते हैं सारे लोग, है ना? यस मैम। मैम यस मैम। मैम ओके, अगर 8 नंबर में आता है हाँ तो ये सारा लिख क्लासिफिकेशन देंगे, ऑफ प्रोटीन तो तो सारा अच्छा लिख। 8 नंबर के लिए, और ये 16 मार्क्स में अगर आ गया मैम तो 16 मार्क्स में कुछ और एड ऑन करेगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं देगा, ठीक है? अगर ओके फिर भी ओके। देता है तो थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए। कंजुगेट नोट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे सिंपल प्रोटीन्स का, हिस्टोन का भी दिया हुआ है। देखिए हम नोट्स दिखाते हैं, अगर नोट्स आप देखेंगे तो, लेकिन नहीं देगा ऐसा। अगर इन केस वैसा देता है तो तब क्या करना है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, प्रोटीन्स ना? यस मैम प्रोटीन्स। देखिए इसका क्लासिफिकेशन देखिए, अगर 16 मार्क्स में सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा, ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर इन केस पूछ दिया तो यहाँ पे मेरे नोट्स में जाएंगे तो देखिए स्क्रीन स्क्रीन क्लासिफिकेशन। शेयर नहीं हुआ है। ओपन नहीं हुआ है मैम, मैं नहीं, दिख रहा पीडीएफ हूँ। ओपन नहीं हुआ है। ओके 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 ओके, एक मिनट, वहां से हमको लगता है कुछ गड़बड़ होता है। एक मिनट रुकेंगे। देखिए नोट्स जो हम प्रोवाइड किए होंगे वहां पे जाके देखेंगे आप, तो क्लासिफिकेशन देखिए, सिंपल प्रोटीन है उसमें हिस्टोन डिफाइन किया गया, एल्बुमिन डिफाइन किया गया। अगर 16 मार्क्स में इन केस क्रिटिकल कंडीशन में आ भी जाता है। कंजुगेटेड में देखिए कुछ नहीं, कंजुगेटेड तो और इजी है, मेटालो प्रोटीन है, मतलब मेटल प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में है, वो लिख देंगे थोड़ा। कुछ भी जो भी है, ग्लाइको प्रोटीन है तो ग्लाइकोजन यूनिट उसमें जुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे खुद से ही। देखिए डिराइव प्रोटीन है तो डिराइव प्रोटीन का इतना बड़ा है, उसके बाद यहाँ तक, मतलब 3 पेज हो गया। तो 16 मार्क्स का अगर आ भी रहा है तो 3 पेज, टाइप में 3 पेज है तो आप लिखेंगे तो 6 पेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
यस मैम। यस मैम। तो इन केस अगर वैसा आता है तो नोट्स वाला प्रेफर कीजिए, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा वैसे में। अगर पास करना चाहते हैं 16 मार्क्स में तो उतना ही लिखिए, पास तो कर ही जाएंगे आप। 50% ही मार्क्स चाहिए आपको, 50% अटेम्प्ट करके आएंगे ना तो पास हो जाएंगे आप। ओके, तो हम अभी क्या शेयर हो रहा है स्क्रीन? वही मैम आपका पीडीएफ प्रोटीन नोट्स ही शेयर हो रहा है। ओके, अब आ गया मैम किस क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो पहले पढ़ा रहे थे वही है ना? यस। ओके ओके, ठीक है। यस मैम। तो क्लासिफिकेशंस कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का क्लियर है, सभी को आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद अभी हम आते हैं कि लिपिड्स का क्या है क्लासिफिकेशंस। तो लिपिड्स को भी वैसे ही किया गया है जैसे प्रोटीन का आपने पढ़ा है, वैसा सेम क्लासिफिकेशंस लिपिड्स का है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ वो नहीं करना पड़ेगा आपको। सिंपल लिपिड्स है, कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स है और डिराइव्ड लिपिड्स है। तो इससे पहले आप सिंपल प्रोटीन पढ़े, कंजुगेटेड प्रोटीन पढ़े, डिराइव्ड प्रोटीन पढ़े, मतलब एक क्लासिफिकेशन से आप लिपिड्स का भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे और प्रोटीन्स का भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया तो लिपिड्स भी पूछेगा कि लिपिड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है। तो वो भी आप मेरे नोट्स में जाएंगे तो वहां पे सबका क्लासिफिकेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, लिपिड्स क्या है। तो लिपिड्स क्या है कि ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है। इसका एक खास प्रॉपर्टी है कि वाटर में कभी घुलता नहीं है, प्रोटीन्स घुल जाता है। और अब घी को देखे है ना, घी लिपिड्स है। घी घर में यूज करते होंगे, घी एंड ऑयल्स, कोई भी ऑयल, मस्टर्ड रहे, कोई भी ऑयल है, तो उसको पानी में घुलाएं क्या कभी? नहीं घुलता है मैम। नहीं घुलता, वो एक लेयर ही अलग बन जाता है ना। तो वही है हमारा लिपिड्स। तो वो क्या है कि इनसॉल्युबल है वाटर में, और उसको कोई भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन हो गया इस टाइप में, इथाइल ईथर हो गया, उसमें अगर घुलाएंगे ना तो इजिली घुल जाएगा। तो वो तो उसका डेफिनेशन है, चाहे जो प्रॉपर्टीज है। बट हमको क्या करना है कि पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन में नियत करना है। तो इसका क्लासिफिकेशन एज इट इज प्रोटीन है। जैसा प्रोटीन में हमने पढ़ा है, कंजुगेटेड में कुछ पार्ट जुड़ जाता है, डिराइव में नया चीज डिराइव करते हैं, सिंपल में सिर्फ स्मॉलर यूनिट का बना रहता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी। तो सिंपल में क्या है, उसका बेसिक यूनिट होगा, जिस चीज से बना है वो उसका बेसिक यूनिट है। तो अब ये क्या है कि बेसिक यूनिट इसका क्या है, फैट्स या वैक्सेस, मेनली ऑयल्स या वैक्स के रूप में आता है हमारा लिपिड्स। तो जो सबसे सिंपलर फॉर्म है वो हमारा सिंपल लिपिड्स है, उसमें कोई मिलावट नहीं किया गया है। तो ये क्या है कि फैटी एसिड्स का अल्कोहल के साथ एस्टर के रूप में अगर आ रहा है तो वो है हमारा लिपिड्स। लिपिड्स का जब आप वो देखे होंगे ना, तो ग्लिसरॉल का मेनली बना रहता है, और उसमें बहुत सारे ग्लिसरॉल में ही OL आ गया, मतलब अल्कोहल है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल का वो बना रहता है, मेनली ग्लिसरॉल बोलते हैं उसको। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे जो बेसिक यूनिट का जिसका बना रहता है, तो सिंपल लिपिड्स में वही चीज है। अब वो फैट्स हो सकता है या वैक्स के रूप में हो सकता है, वैक्स, मोम जो जलाते हैं वो भी लिपिड्स इन नेचर ही है, और भी वैक्स, बी वैक्स हो गया, और भी आप जो यहाँ पे यूज करते हैं, वैक्स का यूज करते हैं ना सुटेक्स के प्रैक्टिकल में, तो वो जो भी वैक्सेस है वो सारे लिपिड्स में है। तो सिंपल लिपिड्स में क्या हो गया, जो सबसे इनिशियल फॉर्म है, सबसे शुरुआती वाला जो फॉर्म है वो हमारा सिंपल लिपिड्स में दो टाइप्स का है, फैट्स और वैक्सेस। फैट्स में क्या है कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ, ऑयल, ऑयल भी हो सकता है, घी भी हो सकता है इसमें। और वैक्स क्या है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड टाइप का, सॉलिड बहुत ज्यादा सॉलिड तो नहीं रहता है, सेमी सॉलिड टाइप का रहता है। उसमें क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो फैट से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है, उसका 2 3 3 4 होने लग जाता है। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, अब नेटवर्क में डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, सिंपल लिपिड्स, जैसे सिंपल प्रोटीन था एक जैसा बना हुआ, तो वो हमारा सिंपल लिपिड्स है, प्योर फॉर्म। कंपाउंड लिपिड्स में क्या आ गया, या कंजुगेटेड्स में क्या आ गया कि कोई भी चीज नॉन लिपिड वाला जो भी चीज है, डिराइव वाला चीज, वो यहाँ पे जुड़ा रहेगा। तो जैसे कंजुगेटेड प्रोटीन्स में क्या जुड़ा हुआ था, क्या जुड़ा हुआ था, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोई भी नॉन प्रोटीनियस पार्ट, तो यहाँ पे नॉन लिपिड पार्ट जुड़ा रहेगा। लिपिड्स में नॉन लिपिड्स पार्ट जुड़ा रहेगा। अब
ग्लूकोज जुड़ा रह सकता है, प्रोटीन पार्ट जुड़ा रह सकता है, कोई एक मेटल आयन जुड़ा रह सकता है, कुछ भी जुड़ा रह सकता है। तो वो क्या है, कंपाउंड लिपिड्स के अंतर्गत आता है, कंजुगेटेड के अंतर्गत आता है। उसके बाद है डिराइव्ड। डिराइव्ड में क्या है कि कोई भी चीज बनाते हैं हम लोग, मैं आज कोई भी चीज डिराइव की है, मान लीजिए डिराइव्ड में क्या हो गया कि अभी जो नया डिराइव किए कि मान लीजिए पहले के ऑयल, बहुत पहले जब ऑयल आता था तो डालडा आता था, याद है सभी को। अभी कोई लोग घर में डालडा यूज नहीं करते हैं, अभी क्या यूज करते हैं आप, क्या यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, क्या करते हैं ना, हाँ ना बोलो। यस मैम, यस मैम। इनिशियली याद कीजिए जब Yes, बहुत ma'am. बच्चे होंगे तो घर में डालडा आता था, बहुत बड़ा बड़ा पाउच वाला डालडा आता होगा, बट अब वो डालडा क्या है, अब डालडा नहीं आता, कहीं किसी के घर में नहीं आता होगा डालडा, वो अब आता होगा रिफाइंड ऑयल आता है। तो मैम आता है। क्या करते हो डालडा, डालडा का डालडा से ठकुआ बनता है छठ पूजा में। बट डेली के यूजेस में नहीं आता है बहुत। अब डेली में आप जो भी पराठा खाते हैं, पूरी खाते हैं, वो रिफाइंड ऑयल के खाते हैं मोस्टली, है ना। पहले जितना यूज होता था Yes, अब ma'am. डालडा का वो नहीं यूज होता है। And क्या क्या बोल रहे हैं, मैं मेरे बेसन का लड्डू बनाना होता है ना, तो उसमें अगर प्योर घी नहीं रहता तो डालडा ही खोज के ऊपर किया जाता है। वो तो आपका चॉइस है ना, क्योंकि वो रिफाइंड से बनेगा नहीं, है ना। और उसमें क्या है कि तो और रिफाइंड में क्या है, वो नॉन स्टिकी है, लेकिन आपको लड्डू बनाने के लिए थोड़ा स्टिकनेस होना चाहिए, तभी वो गोल बंधेगा, नहीं तो वो बंधेगा नहीं। तो कुकड़ी वाला पाठ हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम क्या किए कि डालडा में बहुत चिपचिप चिपचिप टाइप का था, हाथ सबका चिपचिप हो जाता था खाने के बाद, और भी थोड़ा थोड़ा जो भी प्रॉब्लम्स था, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या किए, रिफाइंड बना दिए। रिफाइंड बना दिया, उसको रिफाइंड क्यों किए, क्योंकि वहां पे अब हमारे हाथ में चिपचिपा नहीं रहता, वो जितना स्टिकनेस रहता था डालडा में अब वो नहीं होता, थोड़ा प्रॉपर्टीज मिलाए, प्लस डालडा का स्मेल बहुत एक्यूरेट था, थोड़ा दिन रख देते थे, थोड़ा दिन कुछ दिन डालडा को बंद करके रख दीजिए, वो खराब हो जाता था। तो इन सब प्रॉपर्टीज को दूर करने के लिए, उसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने क्या किया कि उसको रिफाइंड वे में कर दिया। अब जो भी चीज आता है रिफाइंड आता है, कुछ भी रिफाइंड, तो अब उसको हम लोग रिफाइंड कर दिए। तो वो जो चीज हम बनाए उसमें चाहे कुछ नया फंक्शनल ग्रुप जोड़े या उसके प्रॉपर्टीज में चेंज किए, तो अब ये जो चेंज किए होंगे, कुछ डिराइव्ड किए होंगे, उस चीज से नया चीज जनरेट किए, तो वो जो भी चीज हम जनरेट किए वो हमारा डिराइव्ड लिपिड्स है। तो लिपिड्स का जो क्लासिफिकेशन है एज लाइक प्रोटीन, कोई दिक्कत, बट वहां पे प्रोटीन पार्ट था, यहाँ लिपिड पार्ट है, कोई दिक्कत। जैसे सिंपल प्रोटीन, अब दोनों का कंपैरिजन करके हम देखते हैं कि याद करने में इजी होगा। सिंपल प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना था, जो उसका स्मॉलर यूनिट है उसी जैसा चीज से बना था। यहाँ पे भी सिंपल लिपिड जिससे ये बनता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, इसी का बना हुआ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। नो मैम। ठीक है। दूसरा है कंजुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन्स था, यहाँ लिपिड्स है, वहां क्या था, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। लिपिड्स है तो क्या होगा, लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट, दिक्कत कोई नहीं। अब यहाँ पे Yes, देखिए दिक्कत, नो मैम। ठीक है। तो लिपिड्स में क्या है कि लिपिड के साथ कोई भी नॉन लिपिड पार्ट, नॉन लिपिड कहने का मतलब है वो प्रोटीन हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, कुछ भी नॉन लिपिड्स को छोड़ के, लिपिड्स को छोड़ के कुछ भी पार्ट्स हो सकता है। डिराइव्ड प्रोटीन्स में क्या था कि प्रोटीन से हम कुछ नया चीज बना रहे हैं, यहाँ पे भी डिराइव्ड लिपिड्स में हम क्या कर रहे हैं कि लिपिड से कोई भी चीज नया बना रहे हैं। अब वो डिफरेंट मीन्स हो सकता है, इसमें भी हम हिट का यूज कर सकते हैं या कोई नया फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट। बट ये याद रखें कि वो जो डालडा से हम उसको नया रूप में लाए, रिफाइंड ऑयल के रूप में लाए। डालडा हमेशा जम जाता था, फिर उसको गर्म करो, फिर ये करो, लेकिन रिफाइंड नहीं जमता, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। बहुत दिन रखने के बाद भी डालडा के कंपेरिजन में उसका सेल्फ लाइफ ज्यादा दिन तक है, चिपचिपा नहीं है। ये सब प्रॉपर्टीज नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे जो नया चीज बना है तो वो लिपिड से है, अभी ऑयल के फॉर्म में ही है लिपिड्स, बट वो डिराइव्ड है, बनाया गया फॉर्म में। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है मैम। यस मैम। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं, वो है विटामिन्स। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी है, सभी को पता होगा, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। तो विटामिन्स क्या है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो मेनली हमको क्या करता है, ग्रोथ न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, डिजीज से भी दूर रखता है। अब जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे इजीएस्ट है, विटामिन का क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में क्या है, ADE के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये हमारा फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल है मतलब फैट्स में सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। फैट्स में सॉल्युबल है तो हमारा जितना भी एडिपोज टिश्यू है, जहां पे भी हमारा फैट जमा है बॉडी में, वहां पे जाके स्टोर होगा ये। दूसरा क्या है, वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुलता है, पानी में घुलने वाला, वो फैट में सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर में सॉल्युबल है। तो इसमें सिर्फ दो ग्रुप है, एक बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी बी आते हैं, B1 B2 इस टाइप के जो भी आते हैं, बी पूरा ग्रुप, और दूसरा सी, विटामिन सी। अब ये क्या है कि चूंकि ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये क्या होगा कि जैसे आप लेंगे वैसे ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है बॉडी में फंक्शन, ऐसा नहीं है तुरंत लिए तुरंत बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है, बॉडी में फंक्शन किया, ये बहुत दिन तक स्टोर नहीं रहता, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है वो स्टोर रहता है, तो बहुत काफी माइन्यूट अमाउंट में आपको चाहिए होता है। बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो क्या है कि वो इजिली बॉडी से फ्लश आउट होता है यूरिन के थ्रू, तो इसको क्या है कि हमको रेगुलर वे में लेना पड़ता है। अमाउंट हमको विटामिन का हमेशा कम लेना पड़ता है, बट वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन सी जो है, वो फैट सॉल्युबल के तुलना में थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, इसलिए आप नींबू का हमेशा यूज करते हैं। विटामिन सी रिलेटेड जितने भी चीज हैं वो आप ज्यादा यूज करते हैं, है ना, हालांकि वो है विटामिन, आपको कम यूज करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमारा विटामिन का बहुत कम है बॉडी में, लेकिन फिर भी हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, वो बॉडी से इजिली एलिमिनेट हो जाता है। कंफ्यूजन कोई? लेकिन फैट सॉल्युबल को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना, क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, जितना काम क्या किया बाकी सब चीज स्टोर हो गया। कोई भी चीज जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, कोई भी चीज अगर आप बॉडी में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहे, फैट्स रहे, कोई भी चीज, जो भी चीज आप लेते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायर्ड किया, कुछ एक बॉडी से बाहर निकल गया फेकल के रूप में, और दूसरा क्या हुआ कि स्टोर फॉर्म में रह जाता है, आपके बॉडी में स्टोर रह जाता है। इसलिए जब फास्टिंग है तो ऐसा नहीं कि लोग मर जाता है, फास्टिंग 10-10 दिन लोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में स्टोर फॉर्म है, जो भी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है, जब भी जरूरत होगा स्टार्वेशन के पीरियड में वो ग्लूकोज वहां पे जाके काम करेगा, या प्रोटीन ही अगर आपके बॉडी में स्टोर है तो वो फिर मेटाबॉलिज्म पार्ट्स में वर्क करेगा। कंफ्यूजन कोई इन सभी क्लासिफिकेशंस में? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके, तो क्लासिफिकेशन, मैम, हाँ मैम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह पढ़ना है? फिजिकल केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली नहीं आ रहा है अभी तक के एग्जाम में, तो नहीं आता है, लेकिन अगर आ रहा है तो मैम सिलेबस में है क्या? सिलेबस में, बुक्स में तो है, सिलेबस में वैसे डिफाइन नहीं करता है कि हाँ प्रॉपर्टीज लेना है या नहीं लेना है। मेनली केमिस्ट्री है, रोल क्या क्या है आपके बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या रोल है, प्लस डिजीज क्या क्या हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण, वो पढ़ना है आपको। और टेस्ट क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट, जो भी टेस्ट प्रैक्टिकल में आपने जो भी डिमॉन्स्ट्रेट किया, जो लोग प्रैक्टिकल में नहीं थे उनको दिक्कत होगा, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल में थे तो उनको याद होगा कि कौन कौन सा टेस्ट हम किए हैं, और उसके बाद हम बताए भी हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर हो रहा है। बट प्रोसीजर याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए कि टेस्ट का नाम याद रखिए। प्रोटीन के लिए क्या क्या टेस्ट भी आपको सारे याद करना पड़ेगा। जैसे क्लासिफिकेशन आप याद किए हैं, वैसे ही इसका सेकेंड पार्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 8 नंबर में आपको क्लासिफिकेशन आ गया, तो दूसरे में आपको या तो डिसऑर्डर्स दे देगा, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स लिखिए इसका ही, या तो दे देगा कि क्वालिटेटिव टेस्ट क्या क्या है, मतलब आपने जो प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया है वो आपको नाम याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोटीन वाला टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला टेस्ट प्रोटीन में लिख देते हैं। तो टेस्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, प्रिंसिपल पढ़ा है कि वहां पे क्या क्या चीज हो रहा है, उतना डिटेल में नहीं जानना है हमको, सिर्फ नाम याद रखना है, क्या रिएजेंट यूज हुआ, अगर उतना याद रख सकते हैं तो ठीक है, और लास्ट में क्या कलर दे रहा है वो यूज देखना है, क्योंकि कलर मेन है आपका। सारा जितना भी आप रिएक्शंस आप करते हैं वो सारे कलर रिएक्शंस हैं। कलर आप याद नहीं रखेंगे ना तो क्या होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ रेड कलर नहीं है तो फिर क्या आ रहा है, तो आपको टेस्ट भी याद करना है। तो अब यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है गेस क्वेश्चन में, वो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है आज। अगर हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो हम एक दिन और क्लास कोर्स लेंगे, ठीक है।
तो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब पहले प्रोटीन पे आते हैं। तो हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं इसमें, तो 3-4 टेस्ट तो हमने किया हुआ है लैब में। मिलन्स टेस्ट हो गया, निनहाइड्रिन, ज़ेंथोप्रोटिक, ये 3 टेस्ट हम किए हुए हैं लैब में। क्या ये हैं? और सेकेंड वाले Yes, ma'am. आप लोग का तो Yes, ma'am. मतलब यहाँ कॉलेज में होके हुआ है। थर्ड बैच वाले को सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन गया है, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन हम करके दिखाएं। अभी आप जब प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तब ये टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बायोयूरेट टेस्ट में क्या है कि मेनली हम लोग यूरिया का टेस्ट करते हैं, यूरिया इस टाइप का। तो बायोयूरेट में यूरिया का कोई कंपोजिशन रहता है, 2 टाइप का यूरिया तो बन जाता है, उसी को टेस्टिंग करते हैं। वही जो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है वहां पे उसी का प्रेजेंस को हम टेस्ट करते हैं बायोयूरेट टेस्ट में। जिनको इतना दिक्कत है याद करने में, बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है, उतना याद करने में दिक्कत है, आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। मान लीजिए ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स भी मिल जाएगा आपको, सिर्फ नाम याद रखेंगे और कलर नाम याद रख लीजिए कि कौन सा कलर दे रहा है, उतना नाम याद रख देंगे तो पास करने के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो जिनको इतना याद करने में दिक्कत हो रहा है वो सिर्फ नाम याद कर लें कि प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट है। बायोयूरेट टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, मिलन्स, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, इस टाइप से आप नाम याद कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग को अच्छा नंबर लाना है तो याद कर लीजिए पूरा कंप्लीट, या फिर रिकॉल कर लीजिए कि प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या किया है, वहां से भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो बायोयूरेट टेस्ट में क्या है, मेनली जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड को टेस्ट करता है। एक और चीज क्या है कि हमारा बॉन्ड आता है 2-3 तरह का बॉन्ड, अभी हमने जो भी पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसैचुराइड्स है तो वो ठीक है, मोनोसैचुराइड 1 यूनिट है। जो ओलिगोसैचुराइड्स है वो क्या है 2 से 10 तक का ओलिगोसैचुराइड्स था। तो अब 2 में जो बॉन्ड है कुछ ना कुछ रिश्ते से जुड़ेगा, आप किन्हीं के साथ दोस्ती करते हैं या किसी आदमी के साथ जा रहे हैं, कोई ना कोई बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, भाई बहन का बॉन्ड रहे, दोस्त का बॉन्ड रहे, कोई भी बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, एक कोई रिश्ता होता है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई बॉन्ड्स रहता है इनके बीच में। तो उस एक बॉन्ड्स को क्या कहते हैं ये थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो भी मोनोसैचुराइड्स है एक दूसरे के साथ जो जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। प्रोटीन के साथ जो बॉन्ड रहता है एक दूसरे के साथ, अमीनो एसिड्स का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। और लिपिड्स में जो भी रहता है एक दूसरे के साथ बॉन्ड उसको बोलते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन में रहेगा, पी पेप्टाइड्स। ग्लाइकोसिडिक वहां पे देखिए ग्लूकोज टाइप का चीज रहता है तो ग्लाइकोसिडिक, और यहाँ पे स्ट्रिफिकेशन टाइप का होता है, ईस्टर रहता है तो इसलिए ईस्टर बॉन्ड, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब प्रोटीन्स है यानी कि वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा, एमिनो एसिड 2 भी सिंपल में प्रोटीन होगा तो वहां पे क्या है कि 2 एमिनो एसिड होगा, 3 एमिनो एसिड होगा, लेकिन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो एटलीस्ट पेप्टाइड बॉन्ड होगा उनके बीच में, कोई एक बॉन्ड होगा। तो बायोयूरेट टेस्ट क्या करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स को के प्रेजेंट को टेस्ट करता है। पेप्टाइड बॉन्ड है मतलब एमिनो एसिड होगा, मतलब कि प्रोटीन्स है, 2 एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है मतलब प्रोटीन्स है। तो अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है ना कि एमिनो एसिड्स का टेस्ट लिखिए, वहां कंफ्यूज फिर नहीं होना है। एमिनो एसिड्स जो टेस्ट प्रोटीन देगा वही टेस्ट एमिनो एसिड्स भी देगा, ये क्वेश्चंस बार बार घुमा देता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या हो गया कि मान लीजिए आपको ये नोट्स में ये चीज चला गया, आपके पास ये नोट्स में गया और क्वेश्चन वहां पे आ गया एमिनो एसिड्स का क्वालिटेटिव टेस्ट, तो आप क्या करेंगे, फिर लगा रहे मैम तो दी नहीं, तो थोड़ा अपना दिमाग भी चलाना है कि अगर प्रोटीन एमिनो एसिड्स का प्रेजेंट को डिटेक्ट कर रहा है, एमिनो एसिड्स पार्ट है प्रोटीन्स का, तो इसका मतलब है कि दोनों का टेस्ट मोस्टली सेम होगा। कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. तो टेस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन या क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एमिनो एसिड लगभग सेम है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मान लीजिए बायोयूरेट टेस्ट है, सिंगल एमिनो एसिड्स का टेस्ट करेंगे तो हो सकता है ये नहीं दे, क्योंकि वहां पे एक अगर सिंगल एमिनो एसिड है तो वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल एमिनो एसिड, तो हो सकता है बायोयूरेट टेस्ट नहीं दे। लेकिन अगर आप लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना देख के नहीं चेक करता कॉपी। तो अगर क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन या एमिनो एसिड आए तो ये सारा टेस्ट आप लिखेंगे, वहां कंफ्यूज नहीं होंगे कि गेस क्वेश्चंस में तो मैम प्रोटीन दी, यहाँ एमिनो एसिड आ गया, सेम है।
तो बायोरेट टेस्ट में क्या करता है, मेनली प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड्स के प्रेजेंस को देखता है। अब कैसे करते हैं ये, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है वो सैंपल लेते हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से उसको ट्रीट किया जाता है और उसमें क्या देते हैं, अल्कली, कोई भी अल्कली देते हैं, NaOH या KOH। उसके बाद क्या होता है कि रिएक्शन होता है, जैसे आप देंगे तो वहां पे रिएक्शंस हुआ और जो प्रोटीन है वो क्या हो गया कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर 2 आयंस उसके साथ रिएक्ट किया और एक वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाया। कब बनाएगा, जब सैंपल आपका प्रोटीन हो। अगर प्रोटीन नहीं हुआ तो वो चीज नहीं जनरेट, कोई रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, जैसा सैंपल है वैसा एज इट इज रह जाएगा, कोई वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। अगर वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स आ रहा है तभी वहां पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। कोई कंफ्यूजन? तो टाइम लिमिट कम, आपके पास कम ही है, काफी कम समय है, तो मान लीजिए ये आप याद नहीं भी करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं, सभी टेस्ट आपको याद करने पड़ेंगे। लिपिड्स का थोड़ा इजी भी टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट रहे तो वहां पे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक टेस्ट रहता तो आप इजिली याद कर लेते कि हाँ पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देना है, उसके बाद उसको अल्कलाइन मीडिया चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो हमें NaOH या KOH डाल दें। लेकिन इसके जैसा आपको 15-16 टेस्ट है, तो जो लोग को सिर्फ पास होना है वो ये प्रोसेस भूल जाइए, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है वो भूल जाइए कि हमने क्या क्या चीज डाला, प्रोसीजर जो है वो भूल जाइए। आप सीधा लिखेंगे बायोरेट टेस्ट नाम, उसके बाद लिख देंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करता है और अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको बायोरेट भी बोलते हैं, इसलिए बायोरेट टेस्ट इसका नाम पड़ा। ठीक है, आप ये जो केमिकल यूज्ड है, क्या क्या ट्रीट किए, वो चीज को छोड़ दीजिए। पासिंग के लिए, पासिंग क्या गुड मार्क्स के लिए इतना पर्याप्त है। कोई कंफ्यूजन? जिनको लग रहा है कि उतना याद नहीं कर पाएंगे, और हालांकि याद करना भी मुश्किल है, इतना शॉर्ट टाइम में आप इतना याद नहीं कर पाएंगे, तो अभी थर्ड बैच के लिए नहीं है, आप लोग पूरा कंप्लीट याद कीजिए। अभी सेकंड बैच वाले जो भी सेकंड बैच एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स के लिए आए हैं, उनके लिए क्या है कि ये चीज याद करना छोड़ दीजिए, आप सीधा याद कीजिए कि क्या चीज को टेस्ट करा है। पेप्टाइड बॉन्ड्स को, हाँ ठीक है, येलो वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स दे रहा है, प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन है, इतना याद कीजिए काफी। अगर कलर नहीं भी याद हो रहा है, नाम याद रखिए, क्या चीज को टेस्ट करा वो याद रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेंटोप्रोटिक टेस्ट। जेंटोप्रोटिक टेस्ट में क्या होता है कि ये भी प्रोटीन का टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन प्रोटीन का टेस्ट है, और ये क्या है कि जो एरोमेटिक ग्रुप है अमीनो एसिड में, जो एरोमेटिक ग्रुप है अमीनो एसिड्स का, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो वहां पे नाम के हिसाब से था, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, मतलब जो चीज जुड़ रहा था अमीनो एसिड के साइड चेन में, आर ग्रुप में एसिड कुछ जुड़ रहा था तो एसिडिक अमीनो एसिड्स हो रहा था, बेस कुछ जुड़ रहा था तो बेसिक, अगर एरोमेटिक रिंग कोई जुड़ रहा था बेंजीन टाइप या बेंजीन पे OH फिनोल टाइप तो वो एरोमेटिक हो रहा था। तो ये जो जेंथोप्रोटिक टेस्ट है ये मेनली किसके लिए है कि अमीनो एसिड कैरिंग एरोमेटिक ग्रुप, अगर उस पर कोई एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम जो टेस्ट करते हैं सिर्फ प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए करते हैं, फिर हमारे पास एक टेस्ट कर लेंगे, हमारे पास काफी है, मिलन्स टेस्ट कर लेंगे हम। मिलन्स टेस्ट सभी प्रोटीन्स के लिए, सभी प्रोटीन्स के लिए सबसे इजी टेस्ट है हमारा मिलन्स टेस्ट। सीधा मिलन्स रिएजेंट डालिए, टेस्ट आ जाएगा तो हमारा पॉजिटिव है। लेकिन अब हमको स्पेसिफिक करना है, मान लीजिए 2 सैंपल है हमारे पास, एक में एसिडिक अमीनो एसिड्स है, दूसरे में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अब हमको डिस्टिंग्विश करना है, हमको पहले से पता है कि ये प्रोटीन है, दोनों सैंपल हमारा प्रोटीन है, बट किसमें कौन सा अमीनो एसिड्स लगा है उसका टेस्टिंग करना है, फिर अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट हमको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिंपल अमीनो एसिड्स का ही टेस्ट करना है या प्रोटीन का ही टेस्ट करना है तो फिर हम इतना सारा टेस्ट क्यों करें, कुछ स्पेसिफिक काउजेस के लिए हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो उसी में हमारा एक जेंथोप्रोटिक टेस्ट, जो भी एरोमेटिक ग्रुप वाला अमीनो एसिड अगर कोई भी प्रोटीन पे लगा हुआ है तो उसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट है वो हमारा है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेनली नाइट्रेशन होता है, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप जो भी लगा हुआ है तो वहां क्या होता है कि वो चीज हट के वहां पे नाइट्रेशन वाला रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या देते हैं, नाइट्रिक एसिड देते हैं। तो जैसे ही हम सैंपल्स को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि वहां पे
जेंथोप्रोटिक एसिड बनता है। जेंथोप्रोटिक एसिड बनेगा जिसका कलर क्या रहेगा, येलो टाइप का कलर रहता है, और वो येलो कलर देख के हमको पता चल जाता है कि अच्छा इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि नाइट्रेशन के बाद ये क्या बनाया, जेंथोप्रोटिक एसिड बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत? No, ma'am. उसके No, बाद ma'am. नेक्स्ट है हमारा निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट किसके लिए हम लोग करते हैं? मेनली वैसे प्रोटीन्स के लिए या वैसे अमीनो एसिड्स के लिए जिसमें फ्री NH2 ग्रुप रहता है। ये फ्री ग्रुप है तो किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और निनहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वैसे प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हम लोग निनहाइड्रिन टेस्ट करते हैं। मिलन्स टेस्ट है, तो मिलन्स टेस्ट क्या करता है कि जनरली सभी प्रोटीन्स के लिए हम लोग मिलन्स टेस्ट करते हैं। इसमें जो कलर दिखता है वो हमारा व्हाइट कलर है, बट एक एक्सेप्शनल है जिलेटिन, जिलेटिन में नहीं दिखता। उसके बाद है नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ये हम स्पेसिफिकली करते हैं सिस्टीन के लिए, जिसमें सिर्फ सल्फोड्राइल ग्रुप SH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वैसे ग्रुप के लिए जो सिंपल सिर्फ सिस्टीन को अगर हमको मापना है कि मान लीजिए कि दूध देखना है, दूध में सिस्टीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो वैसे के लिए, या फिर कोई एक अमीनो ग्रुप जहाँ पे हमको सिस्टीन को टेस्ट करना है, या वैसे प्रोटीन पार्ट जहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे सिस्टीन प्रेजेंट है या नहीं है, तो वैसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करते हैं। इसमें ब्लू कलर आता है और यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा अमोनिया का प्रेजेंस रहता है, तो उसको ये टेस्ट करता है। मेनली SH ग्रुप के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। तो अभी आई थिंक टाइम ओवर हो रहा है, तो हम लोग फिर से एक बार ज्वाइन करेंगे 5 मिनट में। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। और ये क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन्स एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स क्लासिफिकेशन के साथ ये भी क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही, क्लास एक क्लासिफिकेशन और एक टेस्ट, चाहे जिसका भी पूछते वो आएगा ही। मैम ग्रुप में ये PDF थोड़ा सेंड कर भी दीजिएगा। हाँ श्योर। तुम्हारा रवि आवाज क्यों अलग लग रहा है? चलिए अभी फिर नहीं बोल रहा मैम। रवि, रविराज, ओके। चलिए फिर हम थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। 11:20 हो रहा है ना, 20:25 में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके मैम। Ma'am.